Good morning, dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. And today in this class, I'm going to discuss about fundamental rights, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमिनेंट एरिया ऑफ स्टडी है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसको हम पार्ट थर्ड में इन बिटवीन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच वी आर एबल टू फाइंड इट. सो स्टूडेंट्स, आज के जो वीडियो रहेगा एक पार्ट 1 वीडियो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. हम लोग सीरीज ऑफ वीडियो वी विल एबल टू गेट हियर, फॉर देयर विल बी एनालाइज्ड कंप्लीटली on the types, significance of fundamental rights that is provided by the Constitution of India. And in this class today, we are specially focused here. What is fundamental rights? What do you understand by fundamental right? And most importantly, what are the features of fundamental rights? And साथ ही हम लोग हाईलाइट भी करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पर हम लोग एक फाउंडेशन को पाते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 में. तो अभी मैं बोल रही थी कि मैग्ना कार्टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है. तो मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा का मीनिंग क्या है, इसको जानने के लिए we must have to make a historical visit towards the evolution of fundamental right. तो मैग्ना कार्टा को जानने के लिए फंडामेंटल राइट्स की ओरिजिन, इसका जेनेसिस और इसका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को हम लोग को डेफिनेटली जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक डेमोक्रेसी के लिए ये जो मैग्ना कार्टा है उसका जो फाउंडेशन क्रिएट हुआ था एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट सेंचुरीज. तो स्टूडेंट्स, मैग्ना कार्टा द जेनेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट को क्रिएट करता है इन मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जो कि 1215 में एक एग्रीमेंट के रूप में साइन हुआ था. किसके बीच? इंग्लैंड के राजा किंग जॉन एंड बैरन्स. बैरन्स मतलब प्रॉपर्टी मैन पीपल, द एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ पीपल, उनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था. तो किस लिए हुआ था? बिकॉज इन दैट पीरियड ऑफ टाइम जो किंग थे, ही वॉज इम्पोजिंग टैक्सेस अपॉन दिस बैरन क्लास एंड ही वॉज वेरी रूडली एंड ऑथोरिटेटिवली रूलिंग देयर. जबकि जो बैरन्स होते थे, दे वर हेल्पिंग इन डिफरेंट मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द किंग, बट king was very autocratically ruling there. So when the conditions it was unbearable on their part of the baron class, the barons they came to king and they demanded some important rights in their life. And king, when he took into considerations about this proposal, about the matter, he forced to provide some important rights. He forced to accept the demand of the barons, and he accepted and granted some important rights to its people. तो ये जो एक इवेंट, एक हिस्टोरिकल इवेंट का क्रिएशन हुआ था 1215 में, एक एग्रीमेंट साइन होता है किंग्स और बैरन्स के बीच with regard to the provision of some basic rights फॉर देयर डेवलपमेंट. यहाँ हम देखते हैं एक जेनेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स की एक न्यू हिस्ट्री को. तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशंस क्रिएट होता है, और जिसका फाइनल कंक्लूजन वी एबल टू फाइंड इन द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन that was framed in the 1789. तो जेनेसिस कहाँ होता है? 1215 में एक एग्रीमेंट के रूप में, मैग्ना कार्टा के रूप में, पर इसका फाइनल कंक्लूजन हम लोग देखने को पाते हैं
बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फ्रेम्ड होता है 1789 में, विद इन 4 मंथ्स विथ 7 आर्टिकल्स। 4 मंथ में उसका कंप्लीशन हुआ था 7 आर्टिकल्स को लेकर। तो जो यूएस कांग्रेस था, soon after its enforcement, it felt it very necessary to provide some basic rights to its people. And for this purpose, within one day, US Congress it brought about 10 amendments to provide individual rights, to provide fundamental rights. And this important development provided greater amount of inspiration to the different culture, to the different democratic state of the world in the provision of fundamental rights for the development of its citizens, for the development of its country. तो यहाँ एक मार्च को हम लोग देख रहे हैं मैग्ना कार्टा के रूप में इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट्स की जेनेसिस, पर उसका फाइनल कंक्लूजन हम लोग देखें कहाँ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स के रूप में, जहाँ 10 अमेंडमेंट को लेकर कांग्रेस प्रोवाइड करता है बिल ऑफ राइट्स को, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशन स्टोन को क्रिएट करता है इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स टू इट्स पीपल। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे पहले रिनाइसेंस भी आता है, जो पुनर्जागरण की युग आता है, न्यू थॉट, न्यू डेवलपमेंट का स्टार्ट होता है, जहाँ पर डिवाइन रूल ऑफ किंग इट ग्रेजुअली बिकेम वैनिश, एंड इन दैट प्लेस there was an emergence, there was a bloom of democracy was there, which began to flourish. There we find the importance of rights, therefore there we find the importance of people, and there we find the importance of the consent of the people, on the basis of which the administration of a state, how it will be carried on. And it was better understood in that time how democracy will be fruitful unless and until rights will be not provided in the life of people, because rights are the most important will with the help of which we can carry out, we can able to carry on the administration of democracy. So for this reason, fundamental rights became a cornerstone in each and every spirit of democratic state of the world, and provided greater amount of inspiration, stimulation to the different states of the world. जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, तो हम लोग सोचते होंगे कि इसका डेवलपमेंट हुआ कब, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट हुआ, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में 12 आर्टिकल से लेकर 35 में हम लोग एक स्पेशल प्रोविज़न को देखे, और वहाँ पर एक 7 इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखे, उस वक्त उसका डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। पर इसका अगर हिस्ट्री को थोड़ा लुक बैक करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज मोतीलाल नेहरू, he provided a very important idea about the significance of fundamental right. मोतीलाल नेहरू, उनका सोच और विचार था कि इंडिया जब एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा तो all citizens must have fundamental rights. We should not be alienated from them. Fundamental rights needs to be guaranteed in such a manner that they cannot be withdrawn from their life in any situation. Because मोतीलाल नेहरू और जो जितने भी स्वाधीनता संग्रामी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, they felt it better the vital necessity of fundamental rights, how much it is essential in the life of people. तो फ्रीडम स्ट्रगल की एक्सपीरियंस और
डेमोक्रेसी का जो एक लव था, एक अफेक्शन था, डेमोक्रेसी के ऊपर एक जो आस्था था उनका, उसको लेकर फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस को लेकर वो कहते थे कि फंडामेंटल राइट्स शुड बी गारंटेड इन सच ए मैनर दैट दे कैन नॉट बी विदड्रॉन फ्रॉम द लाइफ ऑफ पीपल इन एनी सिचुएशन, बिकॉज fundamental rights are the essential conditions for the development of people lives as well as for the rules of the country, without which we can't expect any kind of development. तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स की तो बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर किए यहाँ, जो कि मैग्ना कार्टा 1215 में शुरू होता है और फाइनल कंक्लूजन में आता है बिल ऑफ राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस की, और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोतीलाल नेहरू कमेटी के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स का इम्पोर्टेंस को हम लोग इन द प्री इंडिपेंडेंट टाइम में हम लोग देखे, जो जिसका रियलिटी हम लोग हमारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की एनफोर्समेंट के बाद पार्ट 3 में वी आर एबल टू फाइंड इट वेरी क्लियरली. तो आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स बेसिक फीचर्स. सो विदाउट लैप्सिंग आवर टाइम लेट अस मूव्स. तो फंडामेंटल राइट्स एज आई हैव सेड यू कहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुआ है पार्ट 3 में, कौन से आर्टिकल्स के बीच 12 to 35. वी हैव ड्रॉन दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, बिल ऑफ राइट्स. और दिस पार्ट 3 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. तो समझ में आया. तो फंडामेंटल राइट्स व्हाट एक्चुअली इट इज. These are basic rights as I have said you earlier. It is granted by the constitution and protected by the judiciary. There you find a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. Justiciable fundamental rights. Fundamental rights are guaranteed by the constitution to all persons without discrimination. That means on the ground of race, sex, caste, color, creed, place of birth, irrespective of all kind of differences, fundamental rights are guaranteed by the constitution to all persons. And there we find equality of all individuals, dignity of individuals, larger public interest, and it's also provide unity of the nation. Fundamental rights, it protect and promote the ideal of political democracy, and it prevent the establishment of what, an authoritarian despotic government in the country. तो authoritarian despotic government को prevent करके, remove करके, how we able to protect the life and liberties of the people against the invasion by the state. That is the most important thing that we able to find here. तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं, जहाँ की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉजिटिव इन नेचर, जबकि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन नेचर. नेगेटिव मतलब क्या, स्टेट्स को क्या नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल्स के राइट्स जहाँ हैम्पर होता है, लाइफ और राइट्स जहाँ हैम्पर होता है, तो वहाँ पर स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए. जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम लोग देखते हैं एक गुड इंस्ट्रक्शंस आर देयर, एक गाइडलाइंस आर देयर, पॉजिटिव रिकमेंडेशंस आर देयर, व्हाट द स्टेट मस्ट हैव टू डू for the development of the people, so that we can develop our democracy, we can develop our social and economic democracy. So here we find a greater amount of difference between these two important provision, जिसको हम philosophical part में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन कैरेक्टर, whereas जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो पॉजिटिव इन कैरेक्टर है. And these fundamental rights, they operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. अब मैं बोल रही थी कि जब भी legislature कोई भी law बनाता है, executive कोई भी action लेता है, तो इसका असर definitely individuals right के ऊपर negatively should not be there. तो individuals के rights and liberties should not be hampered
by the executive action or any laws that is made by the legislature. लेजिस्लेचर ऐसा कुछ कानून नहीं बनाएगा या फिर एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई ऑर्डर इश्यू नहीं करेगा या फिर कोई एक्शन नहीं लेगा जो कि इंडिविजुअल्स राइट्स एंड लिबर्टी को हैम्पर को करे। अगर करता है तो इंडिविजुअल्स के पास में 2 important articles are there, आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32, जहाँ पर वो अपना मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए अंडर आर्टिकल 226 दे कैन मूव टुवर्ड्स द हाई कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 32 दे कैन मूव टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। क्यों? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जस्टिसिएबल मतलब क्या है? हम जुडिशियरी की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी प्राइवेट पर्सन, कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ हमारा फंडामेंटल राइट्स को अटैक करता है या फिर हैम्पर करने की कोशिश करता है, देन वी हैव द राइट टू मूव टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर दीज आर्टिकल्स बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर justiciable in the court of law, whereas directive principle of state policy are non-justiciable in the court of law. तो स्टूडेंट्स यहाँ फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल कहा गया है, राइट्स को फंडामेंटल क्या कहा गया है? क्यों? तो sometimes questions come why these rights are called as fundamental rights, or somebody asks also why these rights are called as fundamental rights. So you must have to know that these are called as fundamental rights because they are guaranteed and protected by the constitution, which is the fundamental law of the land. तो हमारे constitutions के द्वारा ही हम लोग को गारंटी मिलता है कि तुम्हारा जो राइट्स मैंने जो प्रोवाइड किया है इसका प्रोटेक्शन भी डेफिनेटली होगा, और इसका प्रोटेक्शंस जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है उसके अंदर ही होगा। दे आर ऑल्सो फंडामेंटल बिकॉज ये हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नेसेसरी है। इसके लिए हम लोग इसीलिए हम लोग भी इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। So it's guaranteed and protected by the constitution, and this also provides a ground of all-round development of our life. That's why these are called as fundamental rights. समझ में आया? तो यहाँ हम लोग आएंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिस्ट को। So first see, some of the rights are available to all persons, citizens, foreigners, legal persons like corporations or companies. तो यहाँ सम इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को हम लोग देखते हैं जो कि अवेलेबल होता है ऑल पर्सन्स। ऑल पर्सन्स के अंदर कौन कौन आएगा? सिटीजन्स, फॉरेनर्स। तो यहाँ हम देखते हैं क्या सम इम्पॉर्टेंट राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, सिटीजन्स, फॉरेनर्स, लीगल पर्सन्स लाइक कॉर्पोरेशंस और कंपनीज। whereas some important rights are provided only to citizens and some important rights are provided to both citizens and foreigners. तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग देख लेते हैं जी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वो आर्टिकल्स है जो कि प्रोवाइड करता है ओनली सिटीजन्स को। तो जैसे कि आर्टिकल 15 जहाँ पर हम लोग प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को देखते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, प्रोटेक्शन ऑफ 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम जो आर्टिकल 19 में आता है, और प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, माइनॉरिटीज़ जो कि आर्टिकल 29 में आता है, और जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स होता है टू एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 के अंडर। These important rights are only provided to the citizens, not to the foreigners. Whereas Article 14, equality before law and equal protection of law. Article 20, protection in respect of conviction for offences. Article 21 जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कैरी करता है। आर्टिकल 21A जो एलिमेंट्री एजुकेशन को कैरी करता है। आर्टिकल 22 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, एंड आर्टिकल 23 के अंदर जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर है, ये सब आर्टिकल्स कवर होता है इन द लाइफ ऑफ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। ठीक है,
तो फंडामेंटल राइट्स इसके बाद हम लोग भी और भी पाते हैं जो कि सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स को मिलता है, जो कि आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स। आर्टिकल 26 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो आर्टिकल्स फॉर एनी काइंड ऑफ रिलीजियन 27 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप, जो आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ जो आर्टिकल्स के अंदर जो प्रोविजंस है, दिस फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स। तो स्टूडेंट्स समझ में आया तो कौन से राइट्स किसको मिलता है, फॉरेनर्स, सिटीजन्स को, और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि ओनली वी आर एबल टू फाइंड इन द लाइफ ऑफ सिटीजन्स ओनली। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर जो है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, बिकॉज स्टेट कोई भी टाइम में रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकता है इमरजेंसी के टाइम में, और दे कैन बी सस्पेंडेड इन नेशनल इमरजेंसी, बट हियर वी फाइंड राइट्स जो गारंटेड होता है आर्टिकल 20 में और 21 में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और जो प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में क्या हम लोग देखते हैं, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ओके, तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका सस्पेंशन हम लोग नहीं देखते हैं इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑल्सो। पर नेशनल इमरजेंसी अगर लागू होता है तो 6 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है आर्टिकल 19 के अंदर, this can be suspended. And most importantly, I have not written here also, 32 also can be also suspended. Next important feature है, most rights are available against the arbitrary action of state. हम लोग अगर देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के एक्चुअल एक्सरसाइज कब होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट को झेलता है, फेस करता है, तभी जाकर वो कोर्ट के द्वारस्थ होता है। ही और सी मस्ट हैव टू मूव टूवर्ड्स द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। सो आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में ही फंडामेंटल राइट्स आर वी आर एबल टू फाइंड इट्स अवेलेबिलिटी। Thereafter, some rights are negative in nature and this places limitations on the authority of the state, while some rights are positive in nature, conferring certain privileges on the persons. तो कुछ rights ऐसा है जो कि individuals के लाइफ में स्टेट्स के ऊपर कुछ rights ऐसा है कि कुछ limitations रखता है on the authority of the states, while some rights हम लोग पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए हम लोग देखते हैं, प्रिविलेजेस के रूप में देखते हैं। तो राइट्स बेसिकली जस्टिसिएबल है अगर इसका वायोलेशन होता है बाय एनी पर्सन, बाय एनी अथॉरिटी, इवन स्टेट, बाय द स्टेट ऑल्सो, बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑल्सो, we can move towards the Supreme Court or the High Court by following Article 2 to 6 and Article 32, because fundamental rights are justiciable in the court of law. तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इस क्लास में हम लोग डिस्कशन किए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे दूसरा पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को। सो होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक, प्लीज़ प्रोवाइड योर लाइक्स, कमेंट्स टुवर्ड्स दिस।